जय हिंद दोस्तों, मैं बालकृष्णा आज आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के अंतिम अध्याय यानी चैप्टर 10 लेकर के आया हूँ। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई। परीक्षाओं के दिन धीरे-धीरे नज़दीक आते जा रहे हैं और आज हम इस चैप्टर में जो स्टडी करने जा रहे हैं वह है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। क्या है? बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स, चैप्टर 10। बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। जब इस तरह के चैप्टर के नाम आप सुनते हैं तो आपके जहन में भी एक तस्वीर बनती होगी। एक ऐसी तस्वीर बनती होगी कि आधा तो खाका आपका क्लियर हो जाता होगा कि बिल्डिंग्स की हम बात करेंगे, पेंटिंग्स की बात करेंगे, पुस्तकों की बात करेंगे और चल क्या रहा है? एंशिएंट हिस्ट्री। तो जब एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है वहां पर हम बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स और बुक्स की बात करते हैं तो हमारे सामने उन पुरानी इमारतों के इमेज उभर करके सामने आते हैं कि पुराने टाइम में लोगों ने किस प्रकार के भवनों का निर्माण किया होगा, किस प्रकार की कलाकृतियां, पेंटिंग्स की रचनाएं की होंगी और किस प्रकार के ग्रंथों को लिखा गया होगा। तो यह हमारा जो विषय है, इस विषय में जो हम देखते हैं, जब अध्याय खुलते हैं, इतिहास आगे बढ़ता है, पुरातत्व अपनी आभा को बिखेरता है तो समझ में आता है कि भारत वास्तव में कितना धनी था और धनी होने के मायने भी भारत में अलग-अलग प्रकार के हैं। तो भारत की जो बिल्डिंग्स हैं, जो पेंटिंग्स हैं, जो आर्किटेक्ट है, वास्तुकला है, शिल्प कला है भारत की, वह अपने आप में सचमुच अद्वितीय है, अनुपम उदाहरण पेश करती हैं भारत की कलाकृतियाँ। अब आप इसमें जब देखेंगे, जब भी ये हमारा अध्याय आगे बढ़ेगा, पन्ने पलटेंगे, तो तस्वीर सामने जो आती है सबसे पहले वह आती है आयरन पिलर की। आयरन पिलर जो कि कुतुब कॉम्प्लेक्स, ये आप जान लीजिए कि कहाँ रखा हुआ है। बहुत सारे लोग यह बात तो जानते हैं कि मेहरौली में तो है, मगर मेहरौली में वह कौन से स्थान पर है? दूसरी बात ये, मेहरौली का नाम मेहरौली कैसे पड़ा? ये बहुत कम लोग जानते होंगे। हालाँकि इतिहास के बच्चों को इस बात की जानकारी होगी कि मिहिर आवेली वो मिहिर जी का स्थान था, जो बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे और ये पूरा क्षेत्र उन्हीं का था। बाद में अपभ्रंश होते-होते तो मिहिर आवेली से इसका नाम मेहरौली पड़ गया और मेहरौली में जो कुतुब कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर कुतुब मीनार बना हुआ है, कुतुब मीनार के ठीक ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर या 60-70 मीटर आप मान लीजिए, इतनी ही डिस्टेंस पर आयरन पिलर लगा हुआ है, जिस पूरे क्षेत्र को कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जो आयरन पिलर है वह किस प्रकार से है? और इसके चारों तरफ से रेलिंग बनाई गई है। आप कभी अगर दिल्ली आपका जाना हो या आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर जाएँ और इसके ऊपर जो है डिज़ाइन बना हुआ है। इस पे 4 लाइनें अंकित हैं। अब आप देख लीजिए इसकी जो लंबाई है, ये आती है पूरे 7.2 मीटर की और जो वज़न है, इसका वेट है, इसका वेट जो है वह है 3 टन का। तो 3 टन इसका वेट है।
और इसकी जो ऊंचाई है, लंबाई है, यानी कि ये है 7.2 मीटर। और इसकी जो इसका निर्माण किया गया है, वह जो समय काल आता है इसका, तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल करके एक क्रम में बढ़ते हैं। द आयरन पिलर। आयरन पिलर। तो अब जब इस आयरन पिलर को हम देखते हैं, जिस आयरन पिलर की हम चर्चा कर रहे हैं, इस आयरन पिलर का स्थान कहाँ है? दिल्ली के मेहरौली में कुतुब कॉम्प्लेक्स। कुतुब कॉम्प्लेक्स कुतुब कॉम्प्लेक्स, मेहरौली, दिल्ली। मेहरौली, दिल्ली में है। इसका जो समय है, वह समय क्या है? 1500 वर्ष पूर्व का। 1500 वर्ष पूर्व का है। इस पे जो 4 लाइनें अंकित हैं, वह प्राकृत भाषा में है। लिखा है, क्या लिखा है इस पे? 4 लाइनें लिखी गई हैं। चार लाइन प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। और इनमें जो नाम बार बार आता है, विशेष क्या है? और विशेष ये है कि चंद्र नाम आता है। चंद्र नाम आता है। चंद्र नाम। और वजन इसका कितना है? 3 टन। 7.2 मीटर इसका हाइट है। अब जो चंद्र नाम आता है, इस चंद्र नाम से ऐसा उल्लेख होता है कि यह गुप्त वंश के राजा, यानी कि चंद्रगुप्त की चर्चा की जा रही है, जहां पर उसके विजयों के वर्णन किए गए हैं। इन 4 लाइनों में उसके साम्राज्य की गाथा लिखी गई है कि उसका राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक विस्तृत था। और इन सबसे अधिक जो सबसे खास बात है इस आयरन पिलर की, वह खास बात यह है कि आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। तो इसकी जो विशेषता है, वह विशेषता क्या है? जंग रोधक है ये। विशेषता है जंग रोधक। अब हम इसके निर्माण पर लेकर के जब चर्चा करते हैं, तो ये एक अपने आप में जो है चौंकाने वाली बात होती है। बहुत ही एक अद्वितीय उदाहरण है ये हमारे शिल्पकारों का, कि ऐसा उन्होंने कौन-सी धातुएँ इस लोहे में मिलाई, कैसे इसको निर्माण किया कि आज तक इसमें जंग नहीं लगा। आप इसमें देखेंगे कि इसमें जगह-जगह पर काट-काट करके जो है कुछ टुकड़ों को अन्य अलग-अलग देशों के आर्कियोलॉजिस्ट लेकर के गए हुए हैं, जो कि रिसर्च कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस लोहे को किस प्रकार से बनाया गया कि जिस वजह से इसमें आज तक कोई जंग नहीं लगा है। जबकि यह बहुत ही लंबे समय तक मिट्टी के भीतर पड़ा हुआ जो है मिला। बहुत लंबे समय के पश्चात यह अस्तित्व में हमारे सामने आया। तो इस प्रकार से इसके बनावट को देख करके, इसकी संरचना को देख करके, धातु की विशेषता को देख करके हमारे जो भारतीय शिल्पकार थे, उनके बारे में यह पता चलता है कि वह कितना अधिक जो है विशेषज्ञ, उनके अंदर विशेषज्ञता थी मेटल को प्रयोग में लाने की। वह किस प्रकार से मेटल का प्रयोग करते थे कि आज तक उसमें जंग नहीं लगने पाई है। ऐसा क्या विशेषता थी उनके पास? तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, अब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पीछे जब हम झाँकते हैं, जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ, खंडहर
से शब्द झाँकते हैं। खंडहर से शब्द झाँकते हैं तो पता चलता है कि जो भारत का इतिहास है, वह इतिहास ही नहीं, वह अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान को संजोए हुए है और यह विज्ञान ही है। धातु कर्म जिसको हम मेटलर्जी कहते हैं, धातु कर्म की ये क्या ऐसी विशेष क्रियाएँ हैं, किन ऐसी क्रियाओं को क्या ऐसी विशेषताएँ प्रयोग में लाई गई कि जिससे आज तक इस आयरन पिलर में जंग नहीं लगने पाए। और यह आयरन पिलर तो सिर्फ़ एक नमूना है, एक उदाहरण है भारतीय वास्तु का। आप इससे भी अधिक और देखेंगे, आप अजंता एलोरा की गुफाओं को देखिए जो औरंगाबाद में है। एलिफेंटा की गुफाएँ देखिए, सांची के स्तूप को देखिए, भरहुत के स्तूप को देखिए, आप कोणार्क में सूर्य मंदिर को देखिए। ये भारतीय वास्तु का, भारतीय आर्किटेक्ट के अनुपम उदाहरण हैं, जो दुनिया के कहीं अन्य स्थानों पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यह बहुत ही ख़ास बात है भारतीय वास्तुकारों की, भारतीय शिल्पकारों की। अब हम जब इससे और अधिक आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं? ये तो हमारे आयरन मेटल की बात हो गई, एक धातु की उदाहरण उसके नमूने की बात हो गई। जब इससे भी हम थोड़ा और अधिक आगे बढ़ते हैं, तो हम बिल्डिंग्स को देखते हैं कि जिन बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है, उसको कितना ही बेहतरीन जो है वास्तु का निर्माण करके किया गया है। वह कच्चे ईंटों की, पक्के ईंटों के या स्टोन का प्रयोग करके बनाए गए हैं। हम इसके आगे अब बढ़ते हैं, तो अब देखते हैं कि जब हम बिल्डिंग्स की बात करते हैं, तो हमारे सामने सबसे पहले जो ज़िक्र होता है, जो तस्वीर उभर कर आती है, वह तस्वीर यह होती है स्तूपों की। स्तूप क्या होता है? सबसे अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार कि स्तूप क्या होता है? तो स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ है, अगर आप देखें तो स्तूप का अर्थ होता है टीला। स्तूप, सबसे पहले हम ज़िक्र करते हैं बिल्डिंग की। बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स जो कि ब्रिक्स यानी कि ईंटों से बनाए गए और स्टोन के बनाए गए, स्टोन्स। जिसमें पहला नाम जो आता है हमारे सामने, वह आता है स्तूप का। ये स्तूप क्या होते हैं? तो जब हम स्तूपों की बात करते हैं, तो अभी मैंने जो आपको बताया भरहुत के स्तूप, सांची के स्तूप, आप धमेख स्तूप को देखिए जो कि बनारस में सारनाथ में है। ये सब अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। बहुत ऊँचा बना हुआ है भरहुत अ, धमेख स्तूप। उसको देख कर के लगता है कि कितनी सदियाँ इसने गुज़ारी हैं, कितनी सदियों को इसने इस स्तूप ने देखा है। अनुपम एक विटनेस है वो, सबसे बड़ा विटनेस है सदियों का। तो जब हम स्तूपों की बात करते हैं, तो स्तूप का मतलब क्या होता है? माउंड, यानी कि टीला। तो इसका निर्माण कैसे किया जाता था? स्तूप का निर्माण जब किया जाता था, तो बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ इसमें ख़ास नहीं। एक सेंटर में एक बॉक्स को रख कर के, एक बॉक्स को रखा जाता था सेंटर में। वो बॉक्स क्या होते थे, क्या विशेषता होती थी उन बॉक्सेस की? उन बॉक्सेस की विशेषता ये होती थी कि उसमें महात्मा बुद्ध या उनके जो विशेष अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म के उच्च स्तर के संत हुए, उनके प्रतीक चिन्ह होते थे। जैसे दाँत, हड्डियाँ, राखें या ऐसी कोई भी कीमती वस्तुएँ जिनका प्रयोग वे अपने जीवन में किया करते थे। तो ऐसे वस्तुओं को उन बॉक्स के अंदर रखा जाता था। ये है आपका बॉक्स। ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर वह कीमती वस्तुएँ रखी जाती थी, जो भी होती थी और इसके ऊपर मिट्टी का ढेर ऐसे चढ़ा दिया जाता था। मिट्टी के ढेर को चढ़ा देने के बाद इसके ऊपर फिर ईंटों को जोड़ दिया जाता था। ईंटों को जोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये स्तूप हमारे तैयार हुआ करते थे।
आप देख रहे हैं किस प्रकार से इस मिट्टी के ढेर को कवर कर दिया गया है। अब ये पूरी तरीके से कवर कर दिया गया। ये हमारा स्तूप होता था। और इस स्तूप की रचना के बाद, इनके निर्माण के बाद इसके चारों तरफ से प्रदक्षिणा पथ बनाए जाते थे। ये प्रदक्षिणा पथ क्या होता है? प्रदक्षिणा पथ आप आज भी देख सकते हैं आसानी से। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में आप क्या देखते हैं? एक ऐसा स्थान जहाँ पर किसी देवी या किसी देवता की मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिस स्थान को गर्भगृह कहा जाता है। और मंदिर को बनाया गया है। मंदिर के चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए एक मार्ग बनाया जाता है, जहाँ पर जो डिटीज होते हैं, वह क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं अपने देवी या अपने देवता का। इस प्रकार से जो है आम आदमी अपने रिचुअल्स को संपन्न करता है। तो यहाँ भी प्रदक्षिणा पथ बनाए जाते हैं। इसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ मतलब परिक्रमा मार्ग। परिक्रमा मार्ग इसको कहा जाता है। इस प्रकार स्तूपों की रचनाएं की गई। कुछ स्तूप आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पर पत्थरों को काट करके, यानी जो बड़ी चट्टानें हैं, उन चट्टानों को काट करके अंदर से उनको खोखला बनाया गया है। और उनकी जो भीतर की दीवारें हैं, उन दीवारों पर कलाकृतियां, मूर्तियों का निर्माण या पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो उनको सजावट के लिए, उनके डेकोरेशन के लिए ऐसा किया गया है। उदाहरण स्वरूप जैसा मैंने आपको बताया, आप जब सांची के स्तूप को देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश में है, आप जब वहाँ जाएँगे देखेंगे, तो उनकी दीवारों को, उनकी ईंट को, स्टोन्स को देख करके जो समय निकाला जाता है वह यह है कि वह अशोक के समय में बने हैं। हालाँकि वह पूरा अशोक के समय में ही कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको उसके कुछ समय बाद जो रेलिंग्स हैं उनको जोड़ा गया है, उसके गेटवे को बाद में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे भी बड़े स्तूप आपको देखने को मिलेंगे इतिहास में, जिनको बनने में कई सदियों का समय भी लगा है। अब बात ये आती है कि इन स्तूपों की रचना कौन करता था? जैसा कि आप देख रहे हैं, ये निर्माण कार्य कोई छोटे स्तर पर कार्य नहीं है। इसको करने के लिए एक बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता होती है, पूँजी की, कैपिटल की ज़रूरत होती है, जो एक कॉमन मैन नहीं कर सकता है। तो इसको कौन करेगा? इसको करने के लिए या तो राजा करेगा, रानी करेगी, कोई मिनिस्टर करेगा या उच्च स्तर का कोई व्यापारी, सेठ महाजन करेगा। तो इस प्रकार से इनका जब निर्माण करने की बात आती है, तो इनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है कि राजा या रानी इस बात को डिसाइड करते हैं कि उनको किस प्रकार की आकृति बनानी है। उसको डिसाइड करने के बाद में उसके लिए रॉ मटेरियल्स यानी पत्थरों, एक अच्छी क्वालिटी के, अच्छे किस्म के पत्थरों की तलाश की जाती है। उनको उस स्थान पर लाया जाता है। फिर उसको जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उसके अलग-अलग तरीके से उसको नक्काशी करना या डिज़ाइन तैयार करना, उसको तैयार करते हैं और उसके बाद उनको एक-दूसरे के साथ जोड़ कर के तैयार किया जाता है। अब ये प्रक्रिया यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। यह प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। इसके बाद आगे की क्या होती है कि जो डिवोटीज़ होते हैं, वह तोहफ़े के रूप में, गिफ्ट के रूप में तरह-तरह की भिन्न-भिन्न चीज़ों को ला कर के देते हैं, जिसका प्रयोग किया जाता है उस स्तूप का सजावट करने में। उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें, तो जो सांची का स्तूप है, उसके बारे में जो चर्चा की जाती है, जो उल्लेख मिलता है, वह ऐसा उल्लेख मिलता है आइवरी। आइवरी मतलब हाथी के दाँतों का व्यापार करने वाले कुछ लोगों का एक समूह, जो उसकी गेटवे को बनाने के लिए पेमेंट करता है।
इस प्रकार से व्यापारियों का समूह, आम जन जो भी अपनी श्रद्धा या अपनी क्षमता अनुसार उपहार या तोहफ़ा दे सकते हैं, वह उसके प्रयोग में ला कर के देते हैं। इस प्रकार ये जब एक वास्तु बन कर के तैयार होता है, कोई मंदिर या कोई स्तूप तैयार होता है, तो वहाँ पर वह सार्वजनिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ़ एक व्यक्तिगत राजा या रानी के सहयोग ना हो करके बल्कि आम जन का भी सहयोग उसमें शामिल होता है। उदाहरण स्वरूप अगर आप देखें, तो वर्तमान में भी आप देखते हैं, आप कभी किसी बड़े मंदिर पर आप जाइए, तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत सारे लोगों का नाम लगा हुआ होता है, पत्थरों पर लिखा हुआ होता है कि यहाँ के हॉल को फला व्यक्ति ने बनवाया, पंखे को इस व्यक्ति ने दान में दिया, जो है फिर भोजन की व्यवस्था के लिए एक भोजनालय का निर्माण फला व्यक्ति के द्वारा करवाया गया। तो इस प्रकार से अन्य अलग-अलग लोग, अलग-अलग समुदाय या व्यक्तिगत जो भी व्यक्ति सक्षम है कुछ विशेष करने में, वह अपना सहयोग देता है और उसके नाम का उल्लेख वहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है मंदिरों का या स्तूपों का निर्माण किया गया। अब अगर हम दूसरी तरफ एक और चर्चा करें, तो आप उत्तर प्रदेश के कानपुर में भितरगाँव नाम के स्थान पर जब आप जाएँगे, तो वहाँ आपको देखने को क्या मिलेगा? वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि ईंटों की एक मंदिर हमें प्राप्त होती है। ईंटों की एक मंदिर प्राप्त होती है, जिसके गर्भगृह में देवता है या देवी-देवता की मूर्ति को स्थापित किया गया है और उसकी ठीक ऊपर शिखर को बनाया गया है। अब जब हम शिखर की बात करते हैं, तो शिखरों को बनाने की जो है 2-3 वास्तु हमें देखने को भारत में मिलता है। वो 2-3 वास्तु क्या हैं? पहली बात ये, जब आप उत्तर भारत में देखेंगे तो नागर शैली का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप मध्य भारत में देखेंगे तो और दक्षिण भारत में जब आप देखेंगे तो बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये 3 प्रकार के वास्तु शैलियाँ भारत में विकसित थी। तो आप इस नाम को नोट कर लीजिए, उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत नागर शैली, नागर शैली। मध्य भारत बेसर शैली और दक्षिण भारत द्रविड़ शैली। द्रविड़। तो इस प्रकार से जो वास्तु की शैलियाँ थी, आर्किटेक्ट स्टाइल जो था, वह इंडिया में 3 रूपों में दिखाई देता है, जो विशेष करके मंदिरों में दिखाई देता है, उसके शिखरों में दिखाई देता है। तो जब आप उत्तर भारत में देखेंगे तो नागर शैली, मध्य भारत में देखेंगे तो बेसर शैली और दक्षिण भारत में जब आप देखेंगे तो द्रविड़ शैली। तो इस प्रकार से ये 3 आर्किटेक्ट शैली जो है भारत में विकसित हुई और उन्हीं आधार पर मंदिरों का विशेष करके निर्माण किया गया, जो हमें उनके शिखरों में देखने को मिलता है। अब शिखर के साथ-साथ दूसरी जो अन्य बात देखने को मिलती है, पहली बात तो शिखर को वेल प्लान करके बनाया जाता था, उनके डिज़ाइन को बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स तैयार करते थे और उसके बाद उसको बहुत ही अच्छे कारीगर उसका निर्माण करते थे, उसको प्रयोगात्मक रूप देते थे। इसके अलावा दूसरी जो प्रक्रिया थी मंदिर को बनाने की, वह दूसरी प्रक्रिया क्या थी? मंडपम शैली। मंडप या मंडपम। मंडप या मंडपम शैली में क्या होता था कि एक चबूतरा का निर्माण किया जाता था। एक चौकोर या लंबे आयताकार या एक चौकोर चबूतरे का निर्माण किया जाता था और उस पर फिर गर्भगृह और गर्भगृह के ऊपर शिखर का निर्माण किया जाता था और चारों तरफ से एक परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ का निर्माण किया जाता था। प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ रैलिंग का भी निर्माण किया जाता था ताकि लोग एक लाइन में अनुशासन में रहते हुए अपने रिचुअल्स को संपन्न करें। इसके अलावा वहाँ पर हॉल का भी निर्माण किया जाता था ताकि जो भी वहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, वो विश्राम करना चाहें या वहाँ पे वो रुकना चाहें, तो वह उनको व्यवस्था उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि भारत की जो वास्तु था, वह अपने आप में एक अनुपम उदाहरण, एक अद्वितीय उदाहरण को प्रस्तुत करता है। हम
आगे जब बढ़ते हैं तो पेंटिंग्स के ऊपर चर्चा करेंगे और बुक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और आपसे जल्द ही मिलते हैं अगली कक्षा में नए अध्याय, नए चैप्टर के साथ। हालाँकि चैप्टर यही है, हमारे पॉइंट नए होंगे, फैक्ट नए होंगे। तब तक ये वह मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।